आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है अयोध्या से पटना जाने वाली ट्रेन का शापित कोच, जिसमें रात के सन्नाटे में कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता। क्या आप भी उस डरावने सफर का हिस्सा बनेंगे? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं अयोध्या जिले के फैजाबाद का रहने वाला हूं। सरकारी नौकरी करता हूं। पटना सचिवालय में क्लर्क हूं। दिसंबर 2013 की वो रात आज भी जहन में जैसा कि तैसा ताजा है। ठंड इतनी थी कि सांसों से धुंध निकल रही थी। हल्की हल्की धुंध पूरी रेलवे लाइन को सफेद चादर की तरह ढक रही थी। मैं पटना जाने के लिए अयोध्या जंक्शन पहुंचा था। उस वक्त रात के करीब 11:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने सामान के साथ भाग दौड़ कर रहे थे। चाय और समोसे वाले की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन भीड़ के बीच भी मुझे अजीब बेचैनी हो रही थी। मेरे हाथ में S5 कोच का टिकट था। ट्रेन थोड़ी देर से आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं बार बार घड़ी देख रहा था। ठंड इतनी थी कि हाथ जेब से निकालने का मन नहीं कर रहा था। स्टेशन पर खड़ा लालटेन जैसा पुराना बल्ब बार बार झपक रहा था। उसका पीला पीला उजाला स्टेशन की पुरानी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रहा था। आसपास ठंडी हवा का झोंका बार बार आता, जिससे बदन कांप उठता। मैंने मफलर को और कसकर लपेटा। करीब 12:30 बजे ट्रेन की सीटी बजी और वो प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे रुकने लगी। कोचों की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी और गाड़ियों की धुंधली सीटी उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों की तरफ भागने लगे। मैं भी अपने S5 कोच की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। S5 कोच बाकी डिब्बों से अलग सा लग रहा था। जहां बाकी कोचों में लोगों की आवाजें, बच्चों का रोना गाना, सामान रखने की खटपट गूंज रही थी, वहीं S5 डिब्बे के दरवाजे पर अजीब सी चुप्पी थी। दरवाजे पर खड़ा गार्ड भी वहां नहीं दिखा। खिड़कियों से झांक कर देखा तो सीटें लगभग खाली थीं। कुछ यात्री थे भी, तो वो भी बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी डर या बेचैनी में हों। दिल में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन ठंड में बाहर खड़े रहने का मन नहीं था। इसलिए मैंने कोच का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल और अजीब था। डिब्बे में हल्की सी सीलन की गंध थी, जैसे पुराना कमरा हो। पंखे बंद थे, लेकिन ठंडी हवा किसी अदृश्य खिड़की से अंदर घुस रही थी। ऊपर लगी ट्यूबलाइट आदि जल रही थी। उसकी सफेद रोशनी में पूरा कोच किसी पुराने हॉस्पिटल के वार्ड जैसा लग रहा था। मैं अपनी सीट खोजते हुए डिब्बे में आगे बढ़ा। रास्ते में 2-3 लोग बैठे मिले, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर थकान या खामोशी का अजीब सा भाव था। एक बुजुर्ग औरत खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैं अपनी सीट तक पहुंचा। सीट खिड़की के पास थी। बैग सीट के ऊपर वाले रैक पर रखा और बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग, चाय वाले, कुली धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। ट्रेन के बाहर गहराती रात में हल्की धुंध और ठंड का असर ऐसा था कि सब कुछ धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। पटरियों पर ट्रेन के पहियों की खटखट आवाज पूरे कोच में गूंज रही थी। बाकी डिब्बों से आने वाली बातचीत और हंसी ठिठोली की आवाजें भी S5 तक आते आते थम गई थीं, जैसे हमारा कोच पूरी ट्रेन से कटा हुआ हो। मैंने सोचा शायद लोग थके हुए हैं, इसलिए चुप हैं। लेकिन फिर ध्यान गया कि टिकट चेक करने वाला TT भी नहीं आया था। आमतौर पर ट्रेन निकलते ही TT एक एक कर टिकट चेक करता है, लेकिन आधे घंटे तक कोई नहीं आया। ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का शीशा जाम था। तभी मेरी नजर सामने की बर्थ पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसने सफेद शॉल ओढ़ी हुई थी और सिर झुकाकर बैठी थी। मैं जब से कोच में आया था, वो वैसे ही बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो बिना कुछ कहे फिर सिर झुकाकर बैठ गई। मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही थी। बाहर का नजारा और डरावना हो गया था।
धुंध इतनी ज्यादा थी कि पटरियां भी साफ नहीं दिख रही थीं। कभी कभी पटरियों के किनारे कोई पीपल या बरगद का पेड़ दिखता, जिसकी परछाई धुंध में और डरावनी लगती। कोच में हल्की सी कराहने जैसी आवाज आई। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। सामने वाली सीट पर अब वो लड़की भी नहीं थी। मैं उठा और देखा कि कोच का दरवाजा खुला हुआ है और ठंडी हवा अंदर आ रही है। मैंने सोचा शायद वो लड़की टॉयलेट गई हो, लेकिन दरवाजे का खुला होना अजीब लग रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मैं पलट कर देखा तो वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिसने पहले खिड़की से बाहर झांक रखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस डिब्बे में ज्यादा बात मत करना और अकेले में बाहर मत निकलना। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खिड़की के पास वाली अपनी सीट पर मैं फिर से बैठ गया। बाहर का नजारा और धुंधला हो चुका था। खिड़कियां धुंध की मोटी परत से ढकी थीं, मानो महीनों से किसी ने उन्हें साफ न किया हो। कोच का माहौल अब और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगा था। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस डिब्बे पर कोई अदृश्य पर्दा डाल दिया हो, जिसमें समय भी थम गया हो। मेरे ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र 60 के करीब होगी। सिर पर पुरानी टोपी थी और उसने ऊनी कोट पहना हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें गहरी धंसी हुई। वह लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे ट्रेन के बाहर किसी चीज पर नजर गड़ाए हों। मैंने सोचा रास्ता लंबा है, कुछ बातें कर ली जाएं ताकि समय कटे। मैंने धीमी आवाज में कहा, काका जी, पटना जा रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। मुझे लगा शायद उसने सुना नहीं। मैंने आवाज थोड़ी ऊंची करके फिर पूछा, काका जी, आप पटना उतरेंगे क्या? इस बार उसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी और बेरंग थीं कि मेरी रूह कांप गई। वह बस एक पल के लिए मुझे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले अपना चेहरा वापस खिड़की की तरफ फेर लिया। उसकी आंखों में ऐसी नीरसता थी जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। उसकी इस हरकत ने मुझे असहज कर दिया। मैंने सोचा शायद वो बोलने का इच्छुक नहीं है या शायद थका हुआ है। मैं चुपचाप खिड़की की तरफ देखने लगा। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर की धुंध इतनी घनी थी कि लगता था जैसे हम किसी सफेद सुरंग से गुजर रहे हों। पटरियों की खटखट आवाज अब एक अजीब सी लय बनाकर दिमाग पर असर डाल रही थी। कोच में कुल 7-8 लोग थे। ज्यादातर लोग खामोश बैठे थे या लेटे थे। कोई बातचीत नहीं कर रहा था। मैंने एक एक कर सबको देखा। एक कोने में एक दुबला पतला आदमी ऊपर वाली बर्थ पर सोने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एक बड़ा सा बैग रखा था। सामने की तरफ एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा ओढ़नी से ढका हुआ था। वह अपने दोनों हाथ गोद में रखे बैठी थी और सिर झुकाए जाने क्या सोच रही थी। इस कोच का माहौल मुझे हर पल अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सब यात्री एक दूसरे को देख तो रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। ट्रेन का हर डिब्बा अलग अलग आवाजों और चहल पहल से भरा होता है, लेकिन आज 5 डिब्बा किसी अजनबी दुनिया जैसा लग रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अचानक ट्रेन ने एक लंबी सीटी मारी। कोच में गूंजते इस शोर ने मुझे झटका दिया। सामने बैठे बूढ़े आदमी ने पहली बार कुछ हरकत की। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में थीं। फिर उसने बुदबुदाते हुए इतना ही कहा, रात लंबी है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सच में कुछ कहा या ये मेरा भ्रम था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो मुझे क्या बताना चाहता है। उसके शब्दों में अजीब सी ठंडक थी। मैंने पूछने की कोशिश की, क्या मतलब काका जी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। मैंने पलकें झपक कर खुद को संभालने की कोशिश की। तभी ध्यान गया कि कोच का पंखा बंद था और खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन फिर भी ठंडक बढ़ती जा रही थी। सांसों से निकलती भाप अब और साफ दिख रही थी। मैंने अपने बैग से मफलर निकाला और गर्दन में लपेट लिया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। खिड़की के बाहर झांक कर मैंने देखने की कोशिश की कि कौन सा स्टेशन है। स्टेशन का नाम बोर्ड पर लिखा था, भुआपुर। मुझे ये नाम कभी सुनाई नहीं दिया था। अजीब बात यह थी कि पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। कोई कुल्ली, कोई यात्री,
कोई चाय वाला तक नहीं था। सिर्फ धुंध और पीली रोशनी वाले पुराने बल्बों की टिमटिमाहट थी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने बाहर देखा। स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत पास आकर कान में बोल रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर वापस अपनी सीट पर आ गया। बूढ़ा आदमी अब भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही चमक थी। उसने फिर धीमे से कहा, ये कोच लोग कहते हैं शापित है। उसकी आवाज में कंपन था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मतलब? शापित क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी हर हरकत मेरे मन में डर और बेचैनी बढ़ा रही थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। कोच में अब अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी पुराने कमरे में नमी और फफूंदी की बदबू होती है। मैंने इधर उधर नजर घुमाई। सामने वाली महिला अब भी वैसे ही सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। अचानक ट्रेन एक झटके से हिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से ब्रेक लगाया हो। मैं सीट पर संभलते संभलते गिर पड़ा। बाकी यात्री भी चौकन्ने हो गए, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। ट्रेन कुछ पल रुककर फिर धीरे धीरे चल पड़ी। मैं हैरान था कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि ट्रेन क्यों रुकी थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि ट्रेन अचानक रुक जाए और कोई यात्री सवाल न करे। मेरे मन में अब कई सवाल उठने लगे। क्या ये लोग भी मेरी तरह सामान्य यात्री हैं, या इनमें कुछ अजीब बात है? ये बूढ़ा आदमी आखिर किस लिए मुझे चेतावनी दे रहा था? और ये कोच सच में बाकी कोचों से इतना अलग क्यों लग रहा था? ट्रेन अब किसी घने जंगल से होकर गुजर रही थी। खिड़की के बाहर काली अंधेरी रात थी। बीच बीच में धुंध के बीच किसी सूखे पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियां दिखाई देती, जो हवा के झोंके से अजीब आवाजें कर रही थीं। ट्रेन की रफ्तार तेज थी। पटरियों की खटखटाहट पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। बाकी यात्री वैसे ही खामोश बैठे थे। मैं बार बार खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही नजर आता। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि ट्रेन के शोर के बीच कोई आवाज सुनाई नहीं दे सकती, लेकिन ध्यान से सुना तो लगा कि ये किसी के रोने की आवाज थी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे सिसक रहा हो। मैंने गर्दन घुमाई। आवाज डिब्बे के पिछले हिस्से से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे सीट से उठकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ आवाज और साफ सुनाई देने लगी। वो रोना ऐसा था जैसे कोई बहुत दर्द में हो, लेकिन किसी को पुकार नहीं रहा। मैं आखिरी सीट तक पहुंचा। वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। मैंने झुककर नीचे देखा। वहां भी कुछ नहीं था। सीट के पास खड़े होकर मैंने हाथ बढ़ाकर टच किया तो सीट ठंडी थी। इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने अभी अभी वहां से उठकर जगह छोड़ हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, लेकिन पूरा कोच वैसा ही चुपचाप था। डर की वजह से मेरा गला सूखने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई यात्री मेरी तरफ तो नहीं देख रहा, लेकिन बाकी लोग ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें इस रोने की आवाज का कोई असर ही नहीं हो रहा। किसी का सिर झुका था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। रोने की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन मैंने साहस जुटाकर वहां से कदम पीछे खींच लिए। मैं तेजी से अपनी सीट पर वापस आया और बैठ गया। मेरे माथे पर पसीना आ गया था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर गहरा अंधेरा था और धुंध खिड़की पर परत बनकर जम गई थी। तभी मेरी नजर सामने गई। वो बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास बैठा था वहां नहीं था। वो सीट खाली पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। मैं तो अभी कुछ देर पहले ही उसे देख रहा था। उसने मुझसे बात भी की थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो न तो किसी दूसरी सीट पर था, न ही दरवाजे के पास। दिल में डर की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा शायद वो टॉयलेट गया हो, लेकिन तभी मेरी नजर उसके सीट के ऊपर रखे पुराने बैग पर पड़ी। बैग वहीं रखा था, मतलब वो कहीं गया भी है तो बिना सामान लिए नहीं जा सकता। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। ठंडी दिसंबर की रात में खिड़की से आ रही हवा इतनी सर्द थी कि रीढ़ तक कंपकंपी दौड़ जाती। कोच में अजीब सा सन्नाटा था,
बीच बीच में पटरियों की खटर पटर की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती, लेकिन दिल का डर अब उस आवाज से भी ज्यादा भारी लगने लगा था। मैं खिड़की के पास बैठा सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। पीछे से आती रोने की आवाज, खाली सीट और वो बुजुर्ग का अचानक गायब हो जाना, ये सब कोई सपना नहीं हो सकता। मैंने गला तर करने के लिए पानी की बोतल उठाई। हाथ कांप रहे थे। बोतल का ढक्कन खोलते समय भी कई बार गिरते गिरते बचा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। खिड़की तो पहले से ही बंद थी, फिर ये हवा कहां से आई? मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने की तरफ कोच के कोने पर कोई बैठा दिखाई दिया। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर पर पल्लू डाले, झुकी हुई सी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मेरे भीतर अचानक डर की लहर दौड़ गई। कोच तो लगभग खाली था। मैंने किसी और को चढ़ते हुए नहीं देखा था। फिर ये औरत कहां से आई? मैंने धीरे से गला साफ किया और सावधानी से आवाज दी, अब अम्मा जी, आप ठीक हैं? उसने बहुत धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली सी थीं, जैसे गहरे कुएं में झांक रहे हों। होंठ हल्के खुले और ठंडी, बेहद धीमी आवाज में बोली, मत जाओ, ये कोच शापित है। उसकी आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा मानो उसके शब्द कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रहे हों। हवा और ठंडी हो गई। मेरे चारों ओर का माहौल अचानक भारी सा लगने लगा। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। बाकी सीटें खाली थीं। पंखे बंद थे, सिर्फ लाइट्स जल रही थीं, वो भी बहुत मंद। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये औरत किसी अगले स्टेशन पर चढ़ी होगी, लेकिन उसके शब्द दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। शापित है? मैंने साहस जुटाकर फिर पूछा, आप क्या कह रही हैं? शापित मतलब क्या? उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और कोच की दीवार की ओर इशारा किया। मैं उसकी नजर का पीछा करते हुए उस तरफ देखने लगा। दीवार पर पुराने खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। कुछ निशान तो इतने गहरे थे कि रंग उतर गया था। दिल की धड़कन और तेज हो गई। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। मैं आगे की ओर गिरते गिरते बचा। कोच में लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगी। पूरा डिब्बा अंधेरे और रोशनी के बीच डोलने लगा। मैं घबरा कर फिर उस औरत की तरफ देखने लगा, लेकिन वो वहां नहीं थी। उसकी जगह खाली सीट थी, जिस पर अब धूल की हल्की सी परत जमी थी। मेरा गला सूख गया। मैंने हड़बड़ी में बोतल से पानी पिया, लेकिन डर के मारे पानी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। कहीं कोई स्टेशन का बोर्ड नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, बस दूर कहीं से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही थी। मैं उठकर कोच के दरवाजे के पास गया। बाहर झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी थी कि पटरियां भी साफ नहीं दिख रही थीं। डर की वजह से पैरों में कमजोरी महसूस होने लगी। मैं वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। अचानक पीछे से सीटों के खिसकने जैसी आवाज आई। मैंने झटके से मुड़कर देखा। लाइट अभी भी टिमटिमा रही थी और कोच में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज लगातार पास आ रही थी, टक टक टक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैं घबराकर अपनी सीट पर लौट आया और बैग को कसकर पकड़ लिया। आवाज अब बिल्कुल पास थी। मैंने सांस रोककर चारों तरफ देखा। अचानक आखिरी सीट के पास सफेद साड़ी का एक कोना हिलता दिखाई दिया। मैं डर के मारे सीट पर सिकुड़ गया। लाइट्स अचानक पूरी तरह बुझ गई। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया। मैं घबराहट में खड़ा हो गया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बिल्कुल पास से गुजरा। किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, यहां मत रुकना। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने हाथ पांव मारते हुए सीट पकड़कर बैठने की कोशिश की। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और लाइट्स अचानक जल गई। कोच फिर से खाली था। वो औरत कहीं नहीं थी। ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी। मैंने हिम्मत करके कोच के हर कोने में नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। खाली सीटें, दीवारों पर पुराने निशान और कोच में फैला भारीपन, ये सब मिलकर माहौल और डरावना बना रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। कोच का सन्नाटा अब असहनीय लगने लगा था। मैं घबराकर अपनी सीट के कोने में सिमटकर बैठा था। अचानक पीछे से खड़खड़ाहट हुई। मैंने डरते हुए मुड़कर देखा।
वही बुजुर्ग फिर से मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ कोच का माहौल और भारी महसूस हो रहा था। वे मेरी सीट के पास आकर रुक गए। धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोले, बेटा, अगले स्टेशन उतर जाना, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक खिड़की पर किसी ने जोर से थपकी मारी। आवाज इतनी तेज थी कि मैं चौंक कर उछल गया। डर के मारे मेरी सांसें थम गईं। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई और खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा था। ट्रेन जंगल के बीचों बीच तेजी से दौड़ रही थी। कोई स्टेशन नहीं, कोई इंसान नहीं, लेकिन खिड़की के शीशे पर साफ साफ एक ठंडा गीला हाथ का निशान बना हुआ था। वो हाथ का निशान इतना ताजा था जैसे अभी अभी किसी ने जोर से कांच पर हथेली रखी हो। उसमें से हल्की ठंडक जैसे कमरे के अंदर फैल रही थी। मेरा गला सूख गया। पसीना माथे पर मोतियों की तरह चमकने लगा, जबकि दिसंबर की ठंडक कोच में पसरी हुई थी। मैंने डरते डरते बुजुर्ग की तरफ देखा। वे उसी हाथ के निशान को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी गंभीरता थी। वो धीमी आवाज में बोले, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, ये कोच इंसानों का नहीं है। इस डिब्बे में जो बैठते हैं वो लौट कर नहीं जाते। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है ये सब, और ये हाथ का निशान? बुजुर्ग ने अपनी छड़ी का सिर खिड़की के कांच पर टिकाया। ठंडा धुंध सा भाप शीशे पर जम गया था। उन्होंने गहरी सांस ली और फुसफुसाए, ये आत्माएं हैं बेटा, वो आत्माएं जिनकी मौत सफर में हुई, जिनके लाशों को कभी पहचान भी नहीं मिली। ये कोच उनकी कैद खाना है। मेरा शरीर पूरी तरह कांप रहा था। मैंने डर के मारे सीट को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक ट्रेन एक बार फिर झटके से हिली और खिड़की के शीशे पर बना हाथ का निशान धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे किसी ने बाहर से उंगलियां घसीटकर कांच पर लकीरें खींच दी हों। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खिड़की से नजर नहीं हटा पा रहा था। बाहर काला अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चेहरा धीरे धीरे कांच के पीछे उभर रहा हो। धुंध के बीच किसी औरत का चेहरा, फीका, बिना आंखों के और हल्की मुस्कान लिए हुए। मैं घबरा कर पीछे हट गया और बुजुर्ग से कहा, ये सब हो क्या रहा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, ये डिब्बा शापित है। कई साल पहले इसी रास्ते पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कई लोग जिंदा जल गए और जिनकी लाशें मिली उन्हें बिना किसी पहचान के सामूहिक कब्र में दफना दिया गया। उनकी आत्माएं अब भी चैन नहीं ले पाईं। हर रात ये डिब्बा उन आत्माओं का बसेरा बन जाता है। उनकी बातों से मेरा दिल और डूब गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि यहां क्या करूं। तभी एक और जोरदार थपकी खिड़की पर पड़ी। इस बार आवाज इतनी भयानक थी कि मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। मैंने डरते हुए फिर खिड़की की तरफ देखा। अब वहां सिर्फ हाथ का निशान नहीं था, बल्कि उंगलियों के लंबे निशान नीचे तक खिंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से खिड़की को खरोंच रहा हो। बुजुर्ग ने गंभीर नजरों से मुझे देखा और कहा, डर मत, लेकिन ध्यान रखना, नजरें मिलाने की कोशिश मत करना। ये आत्माएं इंसान की आंखों में झांक कर उसका वजूद खींच लेती हैं। मैं कांपता हुआ सिर हिलाता रहा। पसीना मेरी पीठ तक बह रहा था, जबकि ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक क्षण को पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो मैंने देखा कि खिड़की के पास अब सिर्फ हाथ का निशान नहीं, बल्कि धुंध में 3-4 और निशान उभर आए थे, जैसे कई लोग एक साथ खिड़की से झांक रहे हों। मैंने घबराकर बुजुर्ग की तरफ देखा। वे आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहे थे। ट्रेन अब भी तेजी से जंगलों के बीच दौड़ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कोच का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का अंधेरा अंदर फैलने लगा। उस अंधेरे के साथ एक अजीब सी सड़ांत की गंध भी आई, जैसे जले हुए मांस की। मैं डर के मारे सीट से चिपक गया। बुजुर्ग ने आंखें खोली और फुसफुसाए, यही वो है, यही वो रात है जब आत्माएं अपना शिकार ढूंढती हैं। बेटा, अगले स्टेशन तक खुद को संभाल कर रखना,
वरना उनकी बात अधूरी रह गई। अचानक ट्रेन ने इतना जोर का झटका खाया कि मैं गिरते गिरते बचा। लाइट्स फिर से बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मेरी गर्दन के पीछे किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैंने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन की। हल्की रोशनी में देखा कि सीट के कोने पर किसी के लंबे बाल लटक रहे थे। मैंने सांस रोक ली। धीरे धीरे फोन की रोशनी ऊपर की तरफ की तो देखा एक औरत का चेहरा जो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। उसका मुंह हल्का सा खुला था जिसमें से खून टपक रहा था। मैं घबराकर चिल्लाने वाला था कि तभी बुजुर्ग की आवाज आई, मत देख, नीचे देखो, नीचे। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और सिर झुका लिया। ठंडी हवा का झोंका एक बार फिर आया और वो एहसास गायब हो गया। कुछ देर बाद लाइट्स फिर जल उठी। कोच फिर से वैसा ही शांत था। खिड़की पर हाथ के निशान अब भी थे, लेकिन वो चेहरा गायब हो चुका था। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, यह डिब्बा जिस रात से शापित हुआ है, उस रात हर सफर करने वाला इंसान या तो पागल होकर लौटता है या फिर लौटता ही नहीं। तुम भाग्यशाली हो कि अभी जिंदा हो। मैं कांपते हुए उनसे बोला, अगला स्टेशन कब आएगा? उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। धुंध और अंधेरे के बीच कोई निशान नहीं था कि हम कहाँ हैं। बुजुर्ग धीमी आवाज में बोले, स्टेशन तब आएगा जब ये आत्माएं हमें जाने देंगी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब डर मेरे अंदर खून की तरह दौड़ रहा था। ट्रेन जंगलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस कोच से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा। बाहर खिड़की पर ठंडा हाथ का निशान अब भी मुझे घूर रहा था। मैं पटना जंक्शन पर उतरते ही पूरा थका और असहाय महसूस कर रहा था। ट्रेन की रफ्तार और जंगल के बीच गुजरते समय हुई अजीब घटनाओं का डर अब भी मेरे अंदर गूंज रहा था। बाहर का ठंडा मौसम और स्टेशन की हल्की रोशनी मुझे असली दुनिया में वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आत्मा अब भी उस S5 कोच में अटकी हुई थी। मैंने सबसे पहले अपने बैग को संभाला और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। चारों तरफ यात्रियों की हलचल थी। लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे थे, लेकिन मेरे कदम भारी और लड़खड़ाते हुए थे। हर कदम के साथ मेरी यादों में वो रात और कोच की अजीब घटनाएं फिर से जीवित हो उठती थीं। मैंने पास खड़े एक चाय वाले से पूछा, भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये S5 कोच, इस ट्रेन में कितने लोग थे? चाय वाले ने एक पल रुककर मुझे घूरा, फिर धीरे से कहा, साहब, कोच में बस 6 लोग थे। मैं चौंक गया। मैं तो पूरे सफर के दौरान लगातार यात्रियों को देख रहा था। मैंने कम से कम 10 से 12 लोगों को देखा था, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें और पीछे से रोने की आवाज भी। लेकिन अब सामने वाले कह रहे थे कि केवल 6 लोग थे। मैं सोचने लगा कि तो बाकी लोग जो मैंने देखे वो सब। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हड़बड़ी में प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े रेलवे कर्मचारी की तरफ बढ़ा। उसने मुझे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, अरे भाई, आप उस कोच में बैठे थे ना, S5? मैं हाँ में सिर हिलाया। उसने गंभीर होते हुए कहा, सुनो बेटा, 5 साल पहले इसी कोच में बहुत बुरी घटना हुई थी। उस रात ट्रेन इसी रास्ते से गुजरी थी। अचानक आग लग गई। पूरी रात का सन्नाटा और अफरा तफरी। वो कोच तब तक जलता रहा जब तक उसमें मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। महिला और एक बुजुर्ग झलकर मरे थे। बाकी लोग किसी तरह बच गए, लेकिन कोच के अंदर जो झलकर मरे थे, उनकी आत्माएं कभी चैन नहीं पाईं। वो आज भी उस डिब्बे में रहती हैं। मेरी रूह कांप गई। मैं पूरी तरह थर-थर कांपने लगा। मेरे कानों में अचानक पिछली रात की वो रोने की आवाज, ठंडी हवा, हाथ का निशान और सफेद साड़ी वाली औरत की चेतावनी गूंजने लगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने हड़बड़ी में पूछा। मैंने उन्हें देखा था। बुजुर्ग, सफेद साड़ी वाली औरत और वो हाथ का निशान। रेलवे कर्मचारी ने गंभीर होकर सिर हिलाया। जो तुमने देखा वो वही है। आत्माएं इंसानी आंखों में दिखती हैं, लेकिन केवल कुछ लोग उन्हें महसूस कर पाते हैं। तुम वही हो। यही वजह है कि तुम्हें वो सब दिखाई दिया। बाकी यात्रियों को कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए उन्हें लगता है कि कोच खाली था, लेकिन तुमने उनके अस्तित्व को महसूस किया।
यही इस कोच की खौफनाक सच्चाई है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उस कोच की ओर देख रहा था। S5 कोच अब भी ट्रेन के पीछे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उस कोच से एक अजीब सा धुंधला सा साया बाहर झांक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर से बाहर मेरी तरफ देख रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। प्लेटफॉर्म के लोग मेरे आसपास खड़े थे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसी कोच पर टिकी थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो बुजुर्ग, वो महिला और वो हाथ का निशान कैसे जीवित महसूस हो रहे थे? कैसे रात भर की घटनाएं मेरे साथ जुड़ी रह गईं? मुझे याद आया कि ट्रेन में रोने की आवाज कैसे अचानक बंद हो गई थी, और सफेद साड़ी वाली औरत की चेतावनी कितनी स्पष्ट थी। अब सब कुछ समझ में आने लगा। वो चेतावनी, वो रोने की आवाज, वो हाथ का निशान, सब आत्माओं की मौजूदगी के संकेत थे, और मैं सबसे दुर्भाग्यशाली था कि उन्हें महसूस कर सका। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता और घबराहट दोनों झलक रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी इंसान अपनी आंखों और दिल की हिम्मत से ही सच्चाई को देख पाता है। तुमने देख लिया। अब तुम जानते हो कि इस कोच में जो भी घटता है वो असली है। यह कोई वहम नहीं, यह वास्तविकता है। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने आखिरी बार उस कोच की तरफ देखा तो मैंने देखा कि खिड़कियों पर हल्की हल्की धुंध और धुंधली परछाइयां हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्माएं अब भी मेरे पीछे खड़ी हैं, मुझे अपने रहस्यमय और डरावने संसार में खींचने के लिए। मैंने तेजी से प्लेटफॉर्म पार किया। बाहर का ठंडा मौसम मेरे चेहरे को छुभ रहा था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे मन में एक ही डर था, अगर कभी मुझे S5 कोच में वापस जाना पड़ा तो मैं उस रात की घटनाओं को दोबारा सहन नहीं कर पाऊंगा। स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो वाले और राहगीर मुझे सामान्य दुनिया में खींच रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो दृश्य लगातार घूम रहे थे। बुजुर्ग की गंभीर नजर, सफेद साड़ी वाली औरत, हाथ का निशान और खिड़कियों पर उभरती परछाइयां। रेलवे कर्मचारी ने मुझे अंतिम चेतावनी दी, बेटा, अब जाकर भी सोचो मत कि तुम सुरक्षित हो। जब तक तुम इस कोच की आत्माओं को भूलोगे नहीं, ये रात तुम्हारे सपनों में आएगी। S5 कोच शापित है। हर साल कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। लोग उसे देखकर भागते हैं। तुमने रात भर देखा, इसलिए तुम भाग्यशाली हो कि जिंदा हो। मैंने सिर झुकाया। हाँ, मैं जिंदा था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी उस कोच में कहीं फंसी हुई थी। ट्रेन की आवाज, जंगल की हवा और आत्माओं की मौजूदगी मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे पैरों में हिम्मत डालकर स्टेशन से बाहर कदम रखा। गाड़ियों का शोर, लोगों की बात, चाय की खुशबू, ये सब सामान्य दुनिया की बातें थीं, लेकिन मेरी आंखें बार बार पीछे की तरफ लौटती। मैं जानता था कि S5 कोच अभी भी वहीं खड़ा है और उसकी आत्माएं अब भी वहां घूम रही हैं। आज भी जब कोई S5 कोच के पास जाता है तो लोग कहते हैं कि वहां खड़े होने से रूह कांप जाती है। कोई बात नहीं करता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता। मैंने आज खुद देखा कि यह सच है। ट्रेन का यह डिब्बा सिर्फ लकड़ी और धातु का बना नहीं है। ये उन आत्माओं का घर है जो कभी चैन से नहीं सो पाई। मैंने खुद को याद दिलाया कि अब मुझे इस रात की यादों से दूर रहना है, लेकिन मन में डर का बोझ इतना भारी था कि हर बार जब ट्रेन की सीटी सुनाई देती तो मेरी रूह एक बार फिर कांप उठती। S5 कोच का डरावना सच मेरे सामने था। बुजुर्ग की चेतावनी, हाथ का निशान, सफेद साड़ी वाली औरत, सब एक सच्चाई का हिस्सा थे, और मैं केवल एक व्यक्ति था जिसने उसे महसूस किया। आज भी जब मैं पटना की गलियों में चलता हूं या किसी ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी आंखें हमेशा S5 कोच की तरफ टिकी रहती हैं, और जब भी रात में उसकी खिड़कियों की परछाइयों का ख्याल आता है, मेरी रूह कांप उठती है। यह सच है, और मैं जानता हूं कि यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है।